चालू करें बेटा, ठीक है। कल जो पढ़ा रहे थे ना उसी में अपन चलते हैं। कल तरंगाग्र पढ़ाया था, रिकॉर्डिंग चालू कर दो। तरंगाग्र दो तरह के तो पढ़ा दिए थे मैंने, एक तो गोलीय हो गया था और एक बेलनाकार हो गया था, ठीक है ना। फोकस सही कर दो, नहीं आ रहा। ये पंखा बंद करो ना, ठीक है। हाँ भाई, एक तो बेलनाकार हो गया था और गोलीय पढ़ा ही दिया था। अब तीसरा तरंगाग्र जो है वो मैं पढ़ा देता हूं। तीसरा है समतल तरंगाग्र। देखो भाई, समतल तरंगाग्र का मतलब है समतलाकार हो गया, तो ये समतल में हो गया अपने पास। ये प्रकाश की किरणें हैं। होता यह है, समतल तरंगाग्र का निर्माण कब होता है, जब कोई बेलनाकार या गोलाकार तरंगाग्र काफी अधिक दूरी तय कर लेता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, जैसे सूर्य से रवाना होता है वो गोलीय तरंगाग्र होता है, लेकिन यहाँ कहते फैल गया तो कौन सा बन गया, वो समतल तरंगाग्र हो जाता है। ऐसे ही टॉर्च होती है, टॉर्च से शुरू में प्रकाश बेलन के रूप में चलता है तो बेलनाकार तरंगाग्र हो गया, लेकिन आगे चल के चारों तरफ फैल गया कि नहीं फैल गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई तरंगाग्रों की। अब कुछ तरंगाग्रों का निर्माण है, वो मैं डायग्राम है तुम्हारे वो करा देता हूं। का निर्माण देखो भाई, पहले एक ये ले लेता हूं मैं, अवतल दर्पण ले लिया मैंने। इसमें ये प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है भाई, ये प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है। अब मैंने ये बताया था कि प्रकाश की किरणों के लंबवत क्या होता है, तरंगाग्र होता है, या अपन ये कहें कि तरंगाग्र के लंबवत प्रकाश की किरणें कहलाती है। तो सबसे पहले ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, तो ये तरंगाग्र बन गया कि नहीं बन गया, ये देखो अपने पास। ये तरंगाग्र कौन सा हुआ ये बताओ पहले तो, समतल। ये तरंगाग्र आपतित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कौन सी किरणें आ रही हैं काम में, आपतित किरणें आ रही हैं अपने पास। अब क्या होगा, ये किरणें यहां से टकराकर कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ये फोकस से गुजर गई। तो अब अपने पास देखो, ये परावर्तित किरणें हो गई कि नहीं हो गई, तीनों की तीनों। इन तीनों के लंबवत अगर वक्र खींचते हैं तो अपने को ऐसा प्राप्त होगा, ये परावर्तित हो गया भाई। कौन सा हो गया, परावर्तित। कौन सा तरंगाग्र बना बताओ, गोलीय। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में समतल तरंगाग्र किस में बदल रहा है, गोलीय तरंगाग्र में परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसी का उल्टा ले रहा हूं भाई मैं। अब एक उदाहरण, सरल है भाई टॉपिक, बहुत इजी काम है तो समझने में, तो बस थ्योरी है इस पार्ट में। यहां से देखो ये फोकस ले रहा हूं मैं, तो ये किरणें चली मुख्य, ये फोकस से चल रही है, ये एफ से चली। अब अपने पास चलें, किरणें चल रही है, तो ये तरंगाग्र आपतित तो गया कि नहीं हो गया, ये अपने पास है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये कौन सा तरंगाग्र हो गया, आपतित हो रहा है ये, और आपतित हो रहा है तो कौन सा तरंगाग्र है ये बताओ पहले तो, गोलीय। अब प्रकाश की किरणें यहाँ जाएगी, टकरा के यूं आएगी कि नहीं आएगी, यूं आएगी, तो ये तरंगाग्र कौन सा बन जाएगा वापस ये बताओ, अब समतल बन जाएगा। तो ये हो गया समतल और ये परावर्तित हो गया। इसका मतलब इस स्थिति में गोलीय तरंगाग्र को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, समतल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बात हो गई दर्पण की। अब एक उत्तल लेंस का उदाहरण बता देता हूं मैं तुम लोगों को। ये उत्तल लेंस का उदाहरण है, देखो पहले इसमें कुछ किरणें जो हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है भाई, तो ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो ये आपतित तरंगाग्र हो गया। कैसा हुआ आपतित तरंगाग्र ये बताओ, समतल। ये हो गया भाई समतल। अब क्या होगा, ये किरणें कहां से गुजरेगी बेटाओ, ये फोकस से गुजर गई, फोकस से गुजर गई तो ये आप अपवर्तित किरणें हो गई।
ये तरंगाग्र अपवर्तित हो गया कि नहीं हो गया? कैसा बनेगा? ये गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा। तो अपन इसको कह सकते हैं अपवर्तित, ये अपवर्तित हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो गया? गोलीय में कन्वर्ट हो चुका है। आगे अपन चलें, इसका उल्टा ले लो अब एक बार। इसका उल्टा ये देखो, इसका उल्टा यूं चलेगा कि इसमें फोकस से किरणें रवाना हो रही है, ये फोकस से किरणें रवाना हो गई। अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी भाई? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अब देख लो एक बार, पहले तरंगाग्र कौन सा है बताओ? गोलीय। आपतित हो गया ये। अब ये कौन सा हो जाएगा? समतल। और ये हो जाएगा अपवर्तित। तो आ गया तरंगाग्र कैसे किस में बदलते हैं और कैसे तरंगाग्रों का निर्माण किया जाता है। एक और बता देता हूं, बस लास्ट डायग्राम है। ये प्रिज्म ले लेते हैं भाई, इसमें ये समतल तरंगाग्र अंदर प्रवेश कर रहा है, तो ये आपतित हो गया, ठीक है। अब ये किरणें हैं भाई, 1 2 और 3 किरणें हैं। ये किरणें इसके अंदर चलेगी, ये 1 नंबर मान लो, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। प्रिज्म में सर्वाधिक दूरी कौन सी किरण को तय करनी पड़ेगी? प्रिज्म में सर्वाधिक दूरी कौन सी किरण को तय करनी पड़ेगी? कौन बता सकता है तुम्हारे में से? देखे भाई, कोई है? अंकित है, राजीव? 3 नंबर को चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 नंबर सबसे लेट बाहर निकलेगी, क्योंकि वो सघन माध्यम में चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इस तरंगाग्र की जो आकृति हो जाएगी वो ऐसी होती है भाई, ये ऐसी आकृति बन जाती है। ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर। क्योंकि 1 नंबर देखो, अब तुम लोगों को लगेगा कि भाई 1 नंबर तो बहुत ज्यादा चल रही है। बहुत ज्यादा इसलिए चली, उसको मैक्सिमम दूरी जो है ना वो किस में चलनी पड़ रही है? विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम में स्पीड ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? तो वो ज्यादा दूरी तय कर लेगा और ये कम दूरी तय करेगा। तो अपने पास इसमें अपन देख रहे हैं ये भी समतल है, और जो निर्गत तरंगाग्र निकल रहा है वो भी क्या है? समतल ही है। तो समतल तरंगाग्र प्रिज्म से जब निकलता है तो समतल ही रहता है, परंतु उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है भाई, आंसर सही दिए थे भाई मनोज ने, अंकित ने। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। आज नेट की प्रॉब्लम है बच्चों में, तो कट रहे हैं बार बार। हाँ मतलब उनकी तो उनको प्रॉब्लम है, यही तो कर रहा हूँ मैं। कई बच्चे 2-3 बार जुड़ रहे हैं ना बार बार, इसलिए कर रहा हूँ। हैं कर दो चालू रिकॉर्डिंग। अच्छा, हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, या फिर तरंग सिद्धांत भी कहते हैं अपने पास, ठीक है। देखो भाई, ये प्रकाश का स्रोत है जहां से प्रकाश निकलेगा। ये प्रकाश की किरणें हो गई या तरंगें हो गई, अभी समझा देंगे अपन साथ का साथ है। चलो जी भाई, डायग्राम समझा देता हूं। सबसे पहले आते हैं भाई हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन ने ये बताया था कि प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, ठीक है ना।
और उन्होंने ये बताया था कि जब किसी स्रोत से प्रकाश की तरंगे निकलती है तो वो तो प्राथमिक तरंगे कहलाती है, ये प्राथमिक तरंगे हैं। ये तरंगे थोड़ा आगे बढ़कर किसका निर्माण करती है? प्राथमिक तरंगाग्र का निर्माण करती है। इनसे निकलने वाली जो तरंगे होती हैं उनको क्या बोला जाता है? द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु अपने आप में किसका कार्य करता है? स्रोत का कार्य करता है। मतलब अभी तो एक ही स्रोत है, अब इस तरंगाग्र में का प्रत्येक बिंदु किसका कार्य करेगा? स्रोत का। इसका मतलब इसमें कितने स्रोत हो जाएंगे? अनंत। किसी भी लाइन में बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? अनंत बिंदु हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु अपने आप में किसका कार्य करता है? स्रोत का। तो अनंत स्रोत बन जाएंगे तो अनंत तरंगे उसमें से बाहर निकलती है। बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगिकाओं के लिए अपने पास किसका कार्य करता है? स्रोत का कार्य करता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। अब जोड़िए। चलो जी भाई। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। देखो भाई, माना कि कोई परावर्तक सतह, क्या मान लिया अपन ने? M1 M2। परावर्तक सतह का मतलब दर्पण है अपने पास, ठीक है। इस पर कोई समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है भाई। ये समतल तरंगाग्र हो गया AB। ये तरंगाग्र इस पर आपतित हो रहा है, यूं आपतित हो रहा है। ये मेरा हाथ मान लो, ये तरंगाग्र यूं आपतित हो रहा है। अब तरंगाग्र के लंबवत क्या कहलाती है? प्रकाश की किरणें कहलाती है अपने पास। तो अब अपन चलें, एक किरण तो ये हो गई, ये एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, ये यहाँ आ गई अपने पास, ठीक है। ये 1 नंबर मान लेता हूं, और ये क्या मान लेता हूं मैं? 3 नंबर मान लेता हूं। ये कितने नंबर की हो गई? 2 नंबर की हो गई। अपन 1 और 3 का अध्ययन करेंगे भाई। सबसे पहले अपन एक काम करें, यहाँ पर अभिलंब खींच देते हैं। तो ये अभिलंब हो गया कि नहीं हो गया? नॉर्मल हो गया अपने पास। ये आपतन कोण हो जाएगा, आई हो जाएगा अपने पास। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ आपतित होगी तो परावर्तन होगा। ये इस किरण का ये परावर्तन हो गया, और परावर्तित होकर ये किरण तो इधर चली जाती है। इधर चली जाएगी तो यहां से ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर, क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य परावर्तन कोण बन जाएगा R हो गया अपने पास। एक चीज और चलते हैं, ये फिर आपतित किरण हो रही है, ये मैंने अभिलंब बना दिया यहाँ पर। तो ये आपतन कोण आई हो गया कि नहीं हो गया अपने पास, ठीक है। अब यहां से परावर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरण इधर चली गई, देखो भाई अपने पास, ठीक है ना। तो अब देखो एक बार, ये आपतित किरण, ये भी आपतित किरण, तो ये समतल तरंगाग्र आपतित तरंगाग्र हो गया कि नहीं हो गया? ये परावर्तित किरण और ये भी क्या है? परावर्तित किरण है। तो ये दोनों किरणें मिलकर परावर्तित तरंगाग्र का निर्माण करेगी कि नहीं करेगी? जैसे ये आपतित तरंगाग्र हो गया तो ये आपतित किरणें हैं, ये कौन सी किरणें हैं? इसमें परावर्तित किरणें हैं। तो इनके कारण किसका निर्माण हो जाएगा?
परावर्तित तरंगाग्र का निर्माण होगा। ये तरंगाग्र बन गया भाई ए डैश, और इसको क्या लिखेंगे अपन बी डैश। वो ए डैश हो गया और ये क्या हो गया बी डैश हो गया। तो देखो सबसे पहले आपके तरंगाग्र कौन सा हो गया इसमें ए बी, परावर्तित तरंगाग्र कौन सा हो गया इसमें ए डैश और बी डैश, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये तो 1 नंबर हो जाएगी और ये कितने नंबर हो जाएगी वापस है 3 नंबर हो जाएगी। आगे एक चीज चलते हैं, ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि मैंने ये बता रखा है कि प्रकाश की किरण और तरंगाग्र के मध्य कोण कितना डिग्री का होता है 90 का। ये कोण 90, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे एक चीज चलते हैं, जितने समय में तीसरी तरंग 3 नंबर की तरंग बी डैश दूरी तय करती है, उतने ही समय में ये 1 नंबर की तरंग कहां पहुंच जाती है ए से ए डैश पर पहुंच जाती है। तो मैं ये बोल रहा हूं जितने समय में 3 नंबर की तरंग बी डैश तय करती है, उतने ही समय में ये कितनी दूरी तय करती है ए डैश दूरी तय करती है। दोनों तरंगें एक ही माध्यम में है तो वेग भी समान होगा, समय भी समान है, वेग भी समान है, तो तय की गई दूरी भी क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। तो टी समय में तय दूरी, टी समय में तय दूरी बी डैश बराबर ए डैश, समान समय लिया है भाई, वेग सी हो जाएगा और समय वेग सी और समय कितना हो गया टी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो समय बराबर चाल बराबर, तो तय की गई दूरियां भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाती है। ये तो बात हो गई इसकी। अब इसमें से मैं कुछ कोण बाहर निकाल रहा हूं, देखना भाई एक बार, यहां से थोड़ा सा ध्यान दे लो। ये कोण आर है, तो ये कोण कितना होना चाहिए 90 माइनस आर। देखो भाई बता देता हूं, ये अभिलंब हो गया अपने पास पूरा, ये कोण आर है, तो यहां पर ये कोण किसके बराबर बचेगा 90 माइनस आर के बराबर बचेगा। क्लियर है? आगे अपन चलते हैं वहां से, ये कोण आई है इतना सा, तो ये कोण कितना बचेगा 90 माइनस आई बचेगा। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पहले मैसेज कर देना है, पूछ लेना। अब थोड़ा डायग्राम जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तो मैं इसमें से 2 त्रिभुज बाहर निकाल लेता हूँ भाई। देखो ये 2 त्रिभुज मैंने बाहर निकाल लिए, अभी समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को कौन कौन से निकाले हैं। ए बी और ये बी डैश निकाल लिया। एक त्रिभुज निकालूंगा इसमें से, ये त्रिभुज निकाल लिया ए डैश और ये क्या हो जाएगा बी डैश हो जाएगा। ये कोण 90 ऊपर से ही देख लो भले डायग्राम में लिखा हुआ है। अब अपने पास आ जाओ, ये निकाला है मैंने ए बी डैश, तो देखो एक बार ये हो गया ए बी और बी डैश, तो ये कोण किसके बराबर है 90 माइनस आई के। ये वहीं से लिख रहा हूँ भाई, मन से कुछ ही नहीं लिख रहा हूँ। और ये कोण अगर यहां से देखोगे तो किसके बराबर है 90 माइनस आर के बराबर होता है। ये कुछ ही नहीं किया है मैंने, त्रिभुजों को बाहर निकाला है भाई, बस इतना सा किया है, बाकी कोई चेंज नहीं किया है। अब अपन चलें, ये कोण 90 डिग्री, ये 90 माइनस आई हो गया, तो ये कोण कितना बचना चाहिए, कितना होगा भाई ये कोण अंजलि, क्या मान होगा इस कोण का, जो तीसरा कोण है उसका क्या मान होना चाहिए। अंजलि बोरी, अंजलि चौधरी दोनों ही हैं, पता ही नहीं चल रहा है, आवाज नहीं आ रही होगी है ना। ई के बराबर आई के बराबर, ठीक है भाई। हाँ मयंक ने भी सही बताया है और महिमा ने भी सही बताया है, आई आएगा इसका मान। पायल का भी सही आंसर, राजीव का भी सही है। और चलो एक आर किसने बताया, नेहा तेरा गलत है भाई, आर नहीं आएगा इसमें, आर तो है ही नहीं। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। मान लो कि ये कोण x है तो इससे निकाल लो एक बार, 90 प्लस 90 माइनस आई प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180, ये इससे कट जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा i के बराबर, तो ये कोण i हो गया।
जैसे ये कोण आई हुआ है वैसे के वैसे ही ये कोण भी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई आंसर सही जो है किसने, नीतू ने भी सही बताया है अपने पास। ठीक है, अब अपन चलते हैं त्रिभुज ए बी बी डैश व त्रिभुज ए डैश बी डैश से इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है भाई। क्या करना है अपने को, सर्वांग सम सिद्ध करना है। सबसे पहले तो एक दो चीजें दे रख लो, ए बी डैश बराबर ए बी डैश उभयनिष्ठ है ना, ये दिख रही है, ये रहा ए बी डैश, ये ए बी डैश, या यूं कहो कि ये दोनों त्रिभुज मैंने ऊपर से ही तो निकाले हैं, तो ए बी डैश कॉमन हो गई कि नहीं हो गई, तो ए बी डैश उभयनिष्ठ हो गई। उसके बाद में अपन चलें कोण बी बराबर कोण ए डैश कितने डिग्री के बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। अपन ये जानते हैं कि सर्वांग सम सिद्ध करने में या तो तीनों भुजाएं बराबर या तीनों कोण बराबर, या दो भुजाएं एक कोण या दो कोण एक भुजा बराबर होनी चाहिए। जानते हो ट्रिपल एस ट्रिपल ए ऐसे जो भी हैं अपने पास सारे नियम, तो उसके आधार पर अपन चलें। एक भुजा और बराबर करनी है मेरे को, ये भुजा बराबर कर दी मैंने बी बी डैश बराबर ए डैश। देखो ये रहा बी बी डैश बराबर ए डैश, कैसे बराबर करिए, ये समीकरण 1 से पहले बराबर हो चुका है अपने पास, तो समीकरण 1 से लिखा है। दो भुजाएं एक कोण बराबर है, तो अपन क्या कह सकते हैं बताओ, अतः है त्रिभुज ए बी बी डैश व त्रिभुज ए डैश बी डैश सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो सारे कोण और सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसका मतलब कोण आई किसके बराबर होना चाहिए, कोण आर के बराबर होना चाहिए। तो अब ये लिख सकते हैं अतः कोण आई बराबर कोण आर, जो किसका नियम है, परावर्तन का नियम है। देखो भाई मैंने परावर्तन का नियम जो है ना ज्ञात किया है, स्थापित किया है किसकी सहायता से, हाइगेन के तरंग सिद्धांत की सहायता से। मैंने परावर्तन का नियम यूज में नहीं लिया है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत यूज में लिया है, और क्या ज्ञात कर लिया, नियम। फिजिक्स में अपने यहाँ एक नियम है कि अगर किसी चीज को सही सिद्ध करना है तो उसकी सहायता से कोई ऐसी चीज लिया हो जो पहले से ही सिद्ध है, कोई ऐसी चीज ज्ञात कर लो जो पहले से ही सिद्ध की हुई है। तो अगर वो जो पहले वाली चीज सही है तो बाद वाली चीज भी क्या होनी चाहिए, फिर सही ही होनी चाहिए। अपन ये जानते हैं कि परावर्तन का नियम सत्य है, ये किससे ज्ञात किया, तरंग सिद्धांत से। अगर ये सत्य है तो फिर तरंग सिद्धांत भी सत्य होना चाहिए। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं, तो परावर्तन के दूसरे नियम की भी पुष्टि हो जाती है। अतः हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, हाथ हटा, हाथ साला नहीं, तू ले ले पेन, ले ले, कोई दिक्कत नहीं, पेन की कोई दिक्कत नहीं, रख ले। हाँ भाई, नेक्स्ट चलते हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। तरंग सिद्धांत
से अपवर्तन की व्याख्या। चलो जी भाई, देखो भाई, ये विरल माध्यम ले रहा हूं मैं, और ये कौन सा माध्यम ले रहा हूं मैं? सघन माध्यम ले रहा हूं। ठीक है, एक विरल माध्यम हो गया और एक हो गया भाई सघन माध्यम। ठीक है, तो एक विरल माध्यम है, दूसरा सघन माध्यम है। इसमें प्रकाश का वेग c1 मानेंगे, इसके प्रकाश का वेग क्या मान लेंगे अपन? c2 मान लेते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक अगर चाहें तो n1 और n2 माने जा सकते हैं। वीडियो में दिक्कत आ रही है क्या? हाँ भाई, अब अपन चलते हैं, सेम वैसे के वैसे ही चलेंगे। ये कोई समतल तरंगाग्र आ रहा है अभी, ए बी, ये ए हो गया बेटा, और ये क्या हो गया? बी। तो प्रकाश की किरणें बना लें अपन, ये प्रकाश की किरणें हो गई। सेम वैसे के वैसे चलेंगे अपन, 1 2 और 3। अब ये किरण तो यहां पर आपतित हो जाएगी अपने पास। ठीक है, तो ये आपतित किरण हो गई, ये भी आपतित किरण है। पहले तो अभिलंब खींचेंगे भी अपने पास, यहां पर ये अभिलंब हो गया, ये आपतन कोण आई हो जाएगा। प्रकाश की किरण विरल से कौन से माध्यम में जा रही है? सघन माध्यम में। तो अभिलंब के पास में आएगी, अभिलंब के पास में आएगी, तो ये पास में आके निकाल दो। ये अपवर्तन कोण किसके बराबर हो जाएगा? r के बराबर हो गया। ऐसे ही एक अभिलंब अपने पास यहां पर खींचना पड़ेगा, ये आपतन कोण हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगी, ये वो कोण फिर किसके बराबर हो जाएगा? r के बराबर हो जाएगा। अब देखो एक बात, ये आपतित किरण, ये भी आपतित किरण है, तो ये अपने पास आपतित तरंगाग्र हो गया कि नहीं हो गया? समतल तरंगाग्र है। अब विरल से सघन में परावर्तित ये किरणों का अपने पास अपवर्तन हो गया। ये अपवर्तित किरण हो गई 1 नंबर की, और ये कौन से नंबर की हो गई? 3 नंबर की हो गई अपने पास। ठीक है, वीडियो में दिक्कत आ रही है। हाँ भाई, अब अपन चलते हैं, मैं यहां से यहां तक लंब डाल देता हूं भाई। ये ए डैश हो गया और ये क्या हो गया? बी डैश। तुम बोलोगे भाई लंब कहाँ डाला जाता है? अभी तरीका बता देता हूं। मान लो कि t समय में, कितने समय में? t समय में ये तरंग b से कहां पहुंच गई? b डैश बिंदु पर। उतने ही समय में ये पहली तरंग a से कहां पहुंच जाएगी? a डैश पर। तो वो तरंग तो तय करेगी दूरी b डैश, और ये दूरी कितनी तय करेगी? a डैश। अब सवाल उठता है कि भाई लंब कहाँ मिलाएं, जैसे यहाँ मिलाया या यहाँ मिलाऊं, कहाँ मिलाऊं? तो तरीका बता देता हूं मैं। ये गणना करके निकाला जाता है भाई, कितनी दूरी पर लंब मिलाना है, मतलब ये दूरी कितनी है, इसका मान गणना से ज्ञात किया जाता है। गणना से कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, इसका मान है, यहां से आओ, बी डैश, दूरी का सूत्र बोलो, चाल गुणा समय, चाल c1, समय कितना हो गया? t, क्योंकि विरल माध्यम में वे कितना माना है? c1, तो चाल गुणा समय हो गया। ऐसे ही a डैश किसके बराबर हो जाएगा बताओ? c2 t के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर आई, तो अपन यहाँ से 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, नापने के बाद में लाइन खींच दी जाती है अपने पास, तो ये लंब ऐसे डाला जाता है। ये कोण अपने आप ही किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। ये कोण भी किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। आगे अपन चलें, ये कोण r है, तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस r हो जाएगा, अभी पहले पढ़ाया था, ये 90 है ही। वापस चलो, ये 90 माइनस r, ये 90, तो ये बचा कितना? r के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। वही प्रॉपर्टी काम मैं ले रहा हूं। ये 90 है, वापस चलो, ये i है, ये 90 माइनस i हो जाएगा, ये 90 माइनस i होगा, ये कोण वापस किसके बराबर हो जाएगा? i के बराबर हो जाता है। ये तो इसका कंप्लीट मेकअप हो गया अपने पास।
अब अपन आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज ले रहा हूं मैं पहले ए बी बी डैश से, इसमें साइन आई निकालूंगा भाई। देखो कैसे, ए बी बी डैश हो गया, आई के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब, 90 के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण, जो बचेगा वो क्या होगा, आधार। मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं, ये लंब, आधार और कर्ण जो है ना, ये तुम्हारे छोटी क्लासों का मेथड भूल जाओ तुम, 9वीं 10वीं का। तुम लोग क्या करते हो, तुम सीधे कह देते हो कि जो नीचे पड़ा हुआ है वो तो आधार है, जो खड़ी हुई लाइन है वो लंब है, जो है वो कर्ण है। ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में 6ठी 7वीं में जो पढ़ाया जाता है बेसिक नियम वही लेते हैं भाई। देखो अब तुम इसको आधार मान रहे हो, अगर ये कोण थीटा है तो ये आधार है ही नहीं, ये तो लंब है। फिर तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब लोगे, 90 के सामने की भुजा कर्ण लोगे, जो बच गया वो आधार लेना है। आधार जो है ना तीसरी भुजा होती है हमेशा। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब ले लेना, सेकंड नंबर पर कर्ण का नंबर आएगा। कर्ण कौन सा हो जाएगा, जो 90 डिग्री के सामने है। इसीलिए देखो तुम लोगों को लग तो ये क्या रहा था, आधार, लेकिन निकला क्या, कर्ण निकला अपने पास। तो ये कर्ण हो गया, वो आधार हो गया अपने पास, और वो लंब हो गया। जबकि तुम्हारे हिसाब से सब कुछ ही गड़बड़ था, तुम्हें ये लग रहा था आधार, ये लंब लग रहा होगा और ये कर्ण लग रहा होगा। तो ये चीज ध्यान देनी है अपने को। साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है बताओ, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, ये समीकरण नंबर 3। एक त्रिभुज नीचे वाला भी लूंगा, ए डैश बी डैश है। देखो ए डैश बी डैश, आर के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और फिर क्या हो गया, आधार। फिर बदल गए वो जो तुम्हारा ज्ञान था पुराना। तो ये साइन आर लंब बटे कर्ण, ए डैश अपॉन ए बी डैश, समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। अब समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे भाई, तो क्या रहता है, देखो ये आ गया समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर ये आ गया साइन आई अपॉन साइन आर, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए डैश अपॉन ए बी डैश, कट गया, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बी बी डैश अपॉन ए डैश। बी बी डैश अपॉन ए डैश का मान यहां से रखो भाई, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या रहेगा, बोलो, साइन आई अपॉन साइन आर C1t अपॉन C2t, टी से टी कैंसिल हो गया। C1 अपॉन C2 किसके बराबर होता है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं, अपवर्तनांक के बराबर। परिभाषा क्या होती है, माध्यम में वेगों का अनुपात किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो n आ गया, तो अपन ही लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n। ये स्नेल का नियम पढ़ा रखा है मैंने, इसका नियम है ये, स्नेल का नियम है। अब अपन जानते हैं कि स्नेल का नियम सत्य है, इसका मतलब हाइगेन का तरंग सिद्धांत भी क्या है, सत्य है। क्योंकि हाइगेन का तरंग सिद्धांत यूज में लेके अपन ने क्या ज्ञात किया है, स्नेल का नियम ज्ञात किया है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में है, अतः हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की भी व्याख्या हो जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हो गया है, ठीक है। थैंक यू बेटा।